पढ़ेंगे। लिमिटेशन में अपन दो चार डेफिनेशन देख रहे थे, प्रतिवादी तक अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब ईजमेंट देखेंगे। ईजमेंट सुखाचार क्या है। अपन कहीं जगह मतलब टीपी में मतलब ये सिविल के जितने मोस्ट ऑफ जैसे एसआरए हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टीपी एक्ट है जो भूमि से संबंधित जितने एक्ट है उसमें अपन सुखाचार पढ़ते हैं। ये सुखाचार का अधिकार है। इसका सुखाचार का अधिकार है ना, सुखाचार वो ट्रांसफरेबल है, राइट नहीं है। आपने टीपी के सेक्शन 6 में पढ़ा होगा, और सीपीसी कौन से सेक्शन में पढ़ा? क्या चीज कि ये कुर्की के सूट है या नहीं है, सुखाचार सेक्शन 60 सीपीसी के सुखाचार का अधिकार है। मतलब जो सेक्शन 6 क्या कहता है टीपी का, कौन कौन से अधिकार आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसमें एक सुखाचार का है। प्रत्यक्ष रूप से सुखाचार को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, अधिष्ठायी, ठीक है। और इसको कुर्क भी नहीं किया जा सकता प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो सुखाचार क्या होता है? एक मतलब इसको अगर अपन थोड़ा बहुत समझे नॉर्मल भाषा में, बाकी तो सिविल है तो अपने को तो डायरेक्ट ही देखना है। नॉर्मल भाषा में समझे तो मान लो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसमें आप या इनकी आपकी प्रॉपर्टी है, ये देवी सिंह जी चाहते हैं कि ये इनका आपकी प्रॉपर्टी यूज लें, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी या आपकी प्रॉपर्टी में कोई फसल वगैरह उगी है, कोई चीज उगी है, ठीक है, उनको अपने उपयोग के लिए विनियोजित करते हैं, वो सुखाचार होता है। विनियोजित करते हैं, उसको ट्रांसफर करके अपने उपयोग के लिए बना देते हैं, मान लो, ठीक है। मान लो ये भैया है, ठीक है, ये पैक लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है। तो देसी दारू बनने के लिए जो चीजें चाहिए, मान लो आपके खेत में वो खड़ी है महुआ, हाँ, महुआ खड़ा है आपके खेत में, ठीक है, उसको अपने लिए उपयोग कर लेंगे। उस आपकी भूमि तो आपकी है, किसी अन्य की भूमि है, उस पर कोई चीज खड़ी है, उसको अपने उपयोग के लिए अगर ये विनियोजित कर देते, ट्रांसफर कर देते, वो सुखाचार है। समझिए बात? अपने उपयोग के लिए मतलब ये खुद के उपयोग के लिए महुआ का उपयोग करेंगे, ठीक। अब अपन इसको डेफिनेशन क्या कहते हैं? किराए पे लिया ऐसा? ईजमेंट नहीं, किराया नहीं, किराया अलग होता है। ईजमेंट इंक्लूड्स ए राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ऐसा राइट जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हुआ है। दैट्स मीन कि कॉन्ट्रैक्ट के अदर है, संविदा से उद्भूत ऐसा कोई अधिकार जो संविदा से उद्भूत नहीं हुआ है, ठीक। बाय विच वन पर्सन इज इंटाइटल्ड टू रिमूव and appropriate for his own profit any part of the soil belonging to other। soil किसकी है? भूमि किसकी है? किसी अन्य व्यक्ति की। वो अपने लिए उसको उपयोग के लिए ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। belonging to another or anything growing in or attached, anything growing in मतलब उसमें उगा हुआ या उग रहा हो, ठीक है, और attached या उसके साथ चिपका हुआ हो, भूबद्ध हो, ठीक है, और सबसिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर। सुखाचार के अंतर्गत आता है संविदा से उद्भूत न होने वाला ऐसा अधिकार। मतलब कि इसमें ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आ सकती है ये डेफिनेशन। तो इसमें आपको अगर प्रीलिम्स में आए तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सुखाचार से क्या विपरीत है? संविदा से उद्भूत होने वाला अधिकार, संविदा से नहीं उद्भूत होने वाला अधिकार, संविदा से उद्भूत होने वाला और संविदा से नहीं उद्भूत होने वाला दोनों अधिकार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या क्लिक करना है? संविदा से उद्भूत नहीं होने वाला अधिकार, ठीक है। संविदा से उद्भूत न होने वाला ऐसा अधिकार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा के किसी भाग को या किसी अन्य की भूमि में उगी हुई या उससे संलग्न या उस पर अस्तित्वान किसी चीज को हटाने अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है, ठीक है। किसी अन्य संविदा से उद्भूत नहीं होता, मतलब दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। किराए में तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप ही होता है कि भाई तुम मुझे किराया दे देना और आप मेरे ये जैसे अपन इस परिसर में बैठे हैं, ये जो अपनी क्लासरूम है, ये किराए पे लिया हुआ है, रेंट पे। तो ये जो मकान मालिक है जैन साहब, इनको अपन किराया पे करते हैं। तो अपना मतलब ओरल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप ये यूज करो प्रीमाइस, ठीक, प्रीमाइसेस यूज करो और उसका किराया आप हमें देते रहना। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप हो गया। लेकिन ये जो राइट है वो कॉन्ट्रैक्ट से उद्भूत नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट से भिन्न है, ये याद रखना है अपने को। कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा के किसी भाग को, भूमि की जो भूमि है, जो मृदा है, सोइल है, वो किसी अन्य व्यक्ति की है, मतलब खुद की नहीं है,
खुद की होगा तो फिर सुखाचार नहीं होगा, ठीक है। किसी अन्य की भूमि में उगी हुई, या तो कोई उगी हुई फसल है, मान लो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सरसों की फसल हो गई, अरंडी की फसल होगी, तो ये उगी हुई है, ठीक है। और उससे संलग्न या उस पर अस्तित्वान किसी चीज को, या उससे कोई संलग्न कोई चीज है, मान लो पेड़ खड़ा है अंदर, या उससे कोई चीज जो चिपक के है, मान लो कोई मकान बना हुआ है उसके चिपक की कोई दीवार है, ठीक है, या उस पर अस्तित्वान किसी चीज को, या कोई भी चीज जो उस पर अस्तित्व रखती है उस जमीन पे को हटाने और अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है। मतलब कि उस पे वो हटा देता है उन चीजों को और उसको अपने लाभ के लिए विनियोजित करता है, और सुखाचार है। इसको अगर अपन ऐसे देखें, सुखाचार से क्या अभिप्रेत है? संविदा से उद्भूत नहीं होने वाला ऐसा अधिकार जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा को या किसी अन्य की भूमि में उगी हुई फसल या संलग्न या अस्तित्ववान कोई चीज को हटाकर उसको अपने उपयोग के लिए विनियोजित करता है, वो सुखाचार है। तो सर जैसे आपने वो मोए वाला एग्जांपल दिया, तो मोए को काट को ले जाएगा क्या? ले जाएगा फिर उसका सूखा, तो तभी तो दारू बनेगा। खड़ा खड़ा मुँह दारू थोड़े बनाता है। पेड़ ही काट के ले जाएगा। वो जितना उसको यूज करेगा उतना ले जाएगा, हटाएगा, और उसकी जगह अपने उपयोग के लिए भी लगा सकता है ना। सर ये मेरा खेत है और मेरे खेत के बीच में मोए का पौधा मैंने उसको भी दे दिया, हाँ। तो खेत तो मेरा, लेकिन पेड़ का मालिक वो है। वो है, हाँ। अच्छा, ये सुखाचार हो गया। पेड़ के मालिक है, ठीक है। फॉरेन कंट्री मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया। फॉरेन कंट्री मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया। इम्पोर्टेंट नहीं है पर है, इसमें तो पढ़नी है अपने। विदेश से अभिप्रेत है भारत से भिन्न कोई विदेश, ठीक है। गुड फेथ क्या है? नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ which is not done with due care and attention. ड्यू केयर और टेंशन में जो एक्ट नहीं हुआ है वो गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि गुड फेथ में कोई एक्ट हुआ कब माना जाएगा? जब ड्यू और टेंशन में होता है, ठीक है। ड्यू केयर एंड अटेंशन में होता है, ठीक है। सद्भाव से कोई भी बात जो सम्यक सतर्कता से ध्यान से नहीं की गई है, सद्भावपूर्वक की गई नहीं समझी जाएगी। मतलब कि सद्भावपूर्वक की गई कोई बात कब समझी जाएगी, ठीक है। जो सम्यक तत्परता और ध्यान पूर्वक की गई है तो वो सद्भाव, इसमें नेगेटिव डेफिनेशन है। जो नहीं की गई हो वो सद्भावपूर्ण नहीं समझी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जो सम्यक तत्परता से जो बात की गई है वो सद्भाव से की हुई समझी जाएगी, ठीक है। सम्यक सतर्कता और ध्यान से। प्लेंटिफ में क्या आता है? अपन ने ऐसी डेफिनेशन इसमें और पढ़ी है दो, कौन सी बताओ? हाँ, आवेदक और प्रतिवादी। आवेदक और प्रतिवादी। अर्जीदार इसमें नहीं बैठेगा। अर्जीदार कैसे बैठेगा इसमें? प्रतिवादी और आवेदक की तो पढ़ा होगा। अर्जीदार तो आवेदक ही तो होता है, एप्लीकेंट, वही की बात, ठीक है। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a plaintiff derives his right to sue. Any person whose estate is represented by plaintiff as a executor, as a administrator, and other representative. Okay. वादी के अंतर्गत क्या आता है? वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी को अपना वाद लाने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, या उत्पन्न होता है, या कोई अन्य व्यक्ति जिसकी संपदा को वादी, निष्पादक, प्रशासक या किसी अन्य प्रतिनिधि के तौर पर धारण किए हुए है, वो भी वादी के अंतर्गत आता है। जस्ट उल्टा है सर। हाँ, मतलब दोनों तीनों परिभाषा सेम है, अगर समझ में आ जाएगी, ठीक है। अपन ने ये डेफिनेशन इसमें तीन ये पढ़ी, ठीक है। अब अपन केस लॉ पढ़ेंगे। इसमें कुछ केस लॉ है जो इस अपने नोट्स में दे, हाँ किताबें ले रहे हैं ये, ठीक है। तो फिर क्या करना आते हैं फिर थोड़ा बहुत। अब अपन जो केस लॉ अपन सेक्शन 5 पढ़ा था, ठीक है। सेक्शन 5 पढ़े थे, इसमें केस लॉ कुछ हैं उनको अपन देखेंगे, केस लॉ को, ठीक है। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग बनाम मुशम्मद काती जी, ठीक है।
ये वेरी लीडिंग जजमेंट है इसका, सेक्शन 5 का। ठीक है, इसमें माननीय न्यायालय ने ये कहा था कि न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विलंब को माफ किया जाना चाहिए। ठीक है, न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विलंब को माफ किया जाना चाहिए। जो परिसीमा काल का अपन ने पढ़ा था कि मतलब सेक्शन 3 तो ये कहता था कि वाद अपील आवेदन कोई भी परिसीमा काल या विहित काल के बाद दर्ज की जाती है तो वो नहीं मानी जाएगी, उसको बिना अगर कोई ऑब्जेक्शन किए भी कोर्ट खारिज कर सकता है। ठीक है, ये अपन ने सेक्शन 3, लेकिन सेक्शन 5 में क्या पढ़ा था, अगर कोई विशेष कारण दिखा देता है, ठीक है, विशेष कारण दर्शाई किया जाता है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, समय। अगर उपयुक्त कारण है, युक्तियुक्त कारण वो दिखाता है तो समय दी। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि कोई अल्कोहल वगैरह के जजमेंट से भुलावे में पड़ा है, ऐसी कोई चीज है तो टाइम दिया जा सकता है। तो अपन कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग बनाम मुसम्मात कातीजी में जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुए थे उनके बारे में अपन बात करेंगे कि सामान्यतः विलंब से अपील पेश करने से किसी पक्षकार को लाभ नहीं होता। मतलब कि अगर विलंब से अपील पेश कर रहे हैं तो इसमें किसी पक्षकार को लाभ नहीं होता। ठीक है, विलंब को माफ करने से इनकार करने से एक महत्वपूर्ण मामला खारिज हो सकता है और न्याय विफल हो सकता है। इसके विरुद्ध जब विलंब को माफ कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि पक्षकारों को सुनने के बाद गुण दोष के आधार पर मामला तय किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक दिन के विलंब को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कारण क्या थे एक एक दिन के विलंब होने के। ठीक है, जब सार्वजनिक न्याय और तकनीकी विचार एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं तो सार्वजनिक न्याय के मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें नहीं है, मैं दिखाऊंगा। ऐसी कोई उपधारणा नहीं है कि विलंब जानबूझकर किया गया है या लापरवाही के कारण या दुर्भावना के कारण हुआ है। ये समझना चाहिए कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की उसकी शक्ति के कारण नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए किया जाता है कि वो अन्याय को दूर करने में सक्षम है और उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है। मतलब न्यायालय का जो सम्मान है, जो वैल्यू है, वो ये नहीं है कि तकनीकी आधार पर जो न्याय है उसको खारिज कर दिया जाए और अन्याय किया जाए, जबकि इसलिए है कि वो अन्याय को खारिज करके न्याय प्रदान करे, इसलिए वैल्यू है। तो इसके कारण जो न्याय के लिए है उस समय को बढ़ाया जाना चाहिए, न्याय के लिए समय दिया जाना चाहिए। ठीक है, मान लो अपन ने पढ़े थे पर्याप्त कारण क्या हो सकते हैं। बीमारी, कारागार में निरुद्ध, उच्च न्यायालय के आदेश आदि से भुलावे में पड़ना, अधिवक्ता की गलत सलाह, गलत स्थान पर सद्भावपूर्वक कार्रवाई चलाना, कौन से पर्याप्त कारण नहीं है, अशिक्षा इसमें पर्याप्त कारण नहीं है, निर्धनता इसमें पर्याप्त कारण नहीं है। ठीक है, गणेश राजू बनाम नरसिम्हा 2013 सुप्रीम कोर्ट, विहित काल के भीतर अपीलार्थी या आवेदक अपील या आवेदन को पेश करने से पर्याप्त कारण से निवारित नहीं कर सका हो गया था तो इसके पश्चात भी लेखबद्ध कारणों से अपील या आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, लेखबद्ध कारणों से अपील या आवेदन किया जा सकता है। कारण लेखबद्ध करने होंगे कि किस कारण से आप समय के अंदर अपील या आवेदन नहीं कर सके। प्रत्येक, जैसे अपन ने मुसम्मत कातीजी वाले में पढ़ा कि प्रत्येक दिन के विलंब को अपने को दर्शित करना होगा कि आप जैसे मान लो 3 साल किसी का टाइम पीरियड था और 4 साल हो गए तो 12 महीने के अंदर प्रत्येक दिन को कि भाई 3 साल के बाद अपन ने पहले दिन क्या किया तो सर मैं इस कारण नहीं आ पाया, दूसरे दिन क्या किया सर मैं ये कारण था इसलिए नहीं आया। ऐसे अपने को जिस दिन तक अपन वाद अपील आवेदन करते हैं उस दिन के प्रत्येक दिन के कारणों को अभिलिखित करवाना पड़ेगा कि ये रीजन थे इसलिए मैं नहीं आ पाया, और फिर कोर्ट को लगता है कि ये रीजन इसकी सही है, इसकी रीजनिंग सही है, तब आपको अतिरिक्त समय दिया जा जाएगा, अन्यथा नहीं। आप अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते, ये हमारा राइट है, आप समय दो। कोर्ट का विवेक है, अगर आपके उपयुक्त कारण सही है, युक्तियुक्त कारण है तो आपको समय दिया जाएगा, बाकी नहीं दिया जाएगा। तारामती बनाम हरियाणा राज्य, ठीक है, कुछ पूछ रहे हो? जैसे वो पूरा 3 साल का है तो पूरा 3 साल का एक दिन नहीं 3 साल के अंदर तो आपका राइट है करने का, वो तो आप कभी भी कर सकते हो। उसमें विलंब का कारण बताना है, मतलब 3 साल के बाद जो विलंब किया, मान लो टाइम पीरियड किसी के लिए 3 साल का दे रखा है, ठीक है, 3 साल पूरे हो गए, 3 साल के बाद अपन ने 12 महीने तक कोई अपील आवेदन नहीं किया, ठीक है, वाद नहीं किया, अपील आवेदन नहीं किया, ठीक है, तो आप जिस दिन जाओगे वहां कोर्ट में कि भाई आज मैं इस मैटर की अपील कर रहा हूँ, तो कोर्ट आपसे ये पूछेगा कि आपने 12 महीने क्या किए, आप इतने दिन कहाँ थे, तो वो प्रत्येक दिन अपने को कारण गिनानी पड़ेगी। इस दिन मैं ये कर रहा था, इस दिन ये कर रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया, वो कारण गिनानी पड़ेगा। बताइए समझ में? 365 दिन के कारण। हाँ, वो
12 महीने आप 365 दिन कर ही क्यों रहे हो? आप 10 दिन में चले जाओ विलंब के, तो 10 दिन के कारण बताओ। जरूरी थोड़ा ही 365 दिन ही आप करो, तो ये तो कहने का अर्थ है। मैं तो को विलंब क्यों करना, 3 साल के अंदर ही जाए तो कोई कारण ही नहीं बताने पड़ेंगे, अपना राइट होगा। तारामती बनाम हरियाणा राज्य, विलंब का कारण पक्षकारों के नियंत्रण से परे होना चाहिए, नियंत्रण के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेट ऑफ बंगाल बनाम प्रशासक, समय का बढ़ाया जाना एक रियायत है और अधिकार पूर्वक नहीं मांगा जा सकता। अपन ने अभी पढ़ा कि आपको रियायत है, कोर्ट का विवेकाधिकार, आप ऐसा नहीं कह सकते साहब मेरा अधिकार है ना आपको देना ही पड़ेगा टाइम, आप जग मार के दोगे, क्यों नहीं दोगे, देना ही है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन आप कभी विनम्र अपील कर सकते हो, माननीय दे दो, हमारे ऊपर उद्धार कर दो, हमारा भला हो जाएगा। वो कोर्ट चाहती है आपका भला करना और आपके सही कारण है तो कर देगी, नहीं चाहती तो नहीं करेगी। सही बात नहीं, यही कहता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम प्रशासक। पर्याप्त कारणों को परिभाषित करना मुश्किल है, पक्षकारों को नियंत्रण से परे का कारण होना चाहिए, आश्रय सद्भावपूर्वक होना चाहिए, पक्षकार का उपेक्षापूर्ण आचरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोर्ट ही तो है चले जाएंगे, 2-4 जजों को तो मैं मेरी जेब में रखता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उपेक्षापूर्ण आचरण नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना कि भाई साहब यार चला जा, केस कर ले, करना हो तो 3 साल ही टाइम पीरियड है, फिर चला, अरे यार क्या है मैं चला जाऊंगा। कोर्ट और 2-4 जज तो मेरे जेब में ही रहते हैं, मेरे को मना करेंगे क्या, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, वो आपका उपेक्षापूर्ण आचरण, ठीक है। आपका आशय भी सद्भावपूर्वक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यार थोड़ा लेट जाऊंगा तो मेरे को बेनिफिट होगा केस में, ऐसा दुर्भावपूर्ण आशय नहीं होना चाहिए, सद्भावपूर्वक आशय होना चाहिए आपको, ठीक है। मुक्ति गोपालन बनाम चैपिलाट थानुपुराइल अबू बकर, 1995 सुप्रीम कोर्ट। पदाभित व्यक्ति और न्यायालय में अंतर बताया, ये विनिर्धारित किया कि राज्य किराया अधिनियम की धारा 18 में गठित अधिकरण न्यायालय माना गया, चूंकि किराया अधिकरण न्यायालय इसलिए धारा 29 की उपधारा 2 लागू होगी, अर्थात किराया अधिकरण परिसीमा अधिनियम की धारा 5 शक्तियों का प्रयोग करते हुए विलंब को माफ कर सकता है, ठीक। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम अंशुमान शुक्ला, 2008 सुप्रीम कोर्ट। यह विनिर्धारित किया कि राज्य अधिनियम में गठित माध्यस्थम अधिकरण न्यायालय माना गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माध्यस्थम अधिकरण पदाभित व्यक्ति नहीं, अर्थात परिसीमा अधिनियम की धारा 29 की उपधारा 2 और धारा 5 लागू होगी, अर्थात माध्यस्थम अधिकरण परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विलंब को माफ कर सकता है। मतलब जो मध्यस्थम अधिकरण है, जो लोग माध्यस्थम करने का, जो माध्यस्थम और शुल्क अधिनियम उसमें जो माध्यस्थम है उसके पास भी ये पावर है कि वो विलंब को माफ कर सकता है, कि भाई क्या विलंब हुआ क्या नहीं हुआ उसको माफ कर सकता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट केस है एन बालकृष्ण बनाम एम कृष्णामूर्ति, 1998 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एन बालकृष्ण बनाम एम कृष्णामूर्ति, न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि विलंब का समय से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता ही एकमात्र मानदंड है। विलंब की माफी न्यायालय का विवेक का मामला है, परिसीमा विधि के क्षेत्र और परिधि विस्तृत है, ये न्यायालय के विवेक का मामला है। ये भी यही कहता है कि न्यायालय के विवेक का मामला है, इसमें आप अधिकार पूर्वक नहीं मांग सकते। बात है समझ में, ठीक है। अपन सेक्शन 8 देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 6, ठीक है। नियोग्यता में परिसीमा काल का मतलब कि मान लो आप नियोग्य हो, मान लो आपका वाद लाने का अधिकार आज उत्पन्न हुआ था, ठीक है। आज आपका अधिकार उत्पन्न होता है वाद अपील आवेदन का, और आज ही के दिन कोई आप पागल हो जाते हो या जड़ हो जाते हो, इसमें क्या कारण दे रखा है? अवैध के जड़ पागल, अवयस्क जड़ या पागल हो जाते हो, ठीक है। या तो आप अवयस्क को वाद के कारण के या जड़ हो या पागल हो, ठीक है, ये कारण है। तो इस दिन आप यार मैं पागलपन से उठूंगा 3 साल बाद या 12 साल बाद, और आपका अधिकार 12 साल बाद है, ठीक है। तो ये पागल तो आप क्या करोगे कोर्ट में जाके, जज के सामने जूते फेंक लोगे, ठीक है, या कुछ उल्टा सीधा कर लोगे वहाँ केस। तो आपको क्या पता कि जज साहब सामने बैठे हैं, मैं कोर्ट में आया हूँ। पागलपन में तो पता नहीं होता, जड़ता में पता नहीं होता, ठीक है। और आवश्यक बच्चे हो तो आपके पास राइट नहीं है, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि जो आपका जो परिसीमा काल है ना,
वो तब तक एक्सटेंड हो जाएगा। वो परिसीमा काल या विहित काल उस दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन आपका दिमाग सही हो जाएगा, आप पागल नहीं रहोगे, जड़ नहीं रहोगे, अवयस्क नहीं रहोगे। ये सेक्शन मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी ये कारण पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जिस दिन पागल नहीं रहे कि आपको कोई चिकित्सक था कोई जो सरकारी और ढंग का गजेटेड ऑफिसर, उसने आपको लिख के दे दिया कि आज से ये बंदा पागल नहीं है। ठीक है, पागल भी अलग अलग तरीके के पागल होते हैं। विधि का पागल, वो प्यार में पागल वो नहीं, ठीक है, विधि का पागल होना चाहिए। ठीक है, अपन कहते हैं यार ये तो पागल बड़ा, मतलब मान लो कोई बंदा अपने गोल से प्यार करता है, आरजेएस बनना है मेरे को, यार आरजेएस के पीछे ये तो पागल हुआ ही फिर रहा है, वो वाला पागल नहीं है। ठीक है, यहाँ पागल है लॉ वाला, बात समझ भाई, वो पागल होना चाहिए। हाँ, विधि का पागल होना चाहिए। नॉर्मल पागल ये नहीं कि आप कुछ टाइम पागल हो रहे हो, सही हो रहे हो ना, आपको सारी बातें तो समझ में आ रही है, आप खुद को पागल मान रहे हो। वैसे विधि की परिभाषा में पागल होने चाहिए, जड़ होने चाहिए, अवयस्क होने चाहिए। तो जिस दिन आप सही हो जाओगे उस दिन से आपका परिसीमा काल स्टार्ट हो जाएगा। मान लो आप पागल थे, उस पागलपन में मर गए, पागलपन में आपकी मृत्यु हो गई, तो आपका परिसीमा काल आपकी मृत्यु के दिन से स्टार्ट होगा। मृत्यु के बाद आपको जितना परिसीमा काल है 12 साल, 24 साल, 3 साल, उतना मृत्यु के दिन से मिलेगा। ठीक है, वो किसको मिलेगा? आपके प्रतिनिधि को। मान लो आपने इतने ही किस्मत खराब है कि मैं तो पागल ही पागल, मेरे घर वाले ही पागल है, मेरे प्रतिनिधि पागल है। ठीक है, या आपका छोटा बच्चा है जो 18 साल अभी उसकी एज नहीं हुई, वो अवयस्क है या जड़ है, तो वो जब 18 साल से ऊपर हो जाएगा उस दिन से परिसीमा काल स्टार्ट होगा। वो जब तक बच्चा एलिजिबल नहीं है उस बाद अपील आवेदन के लिए, तब तक एक्सटेंड हो जाएगा परिसीमा काल और विहित काल। अवयस्क, जड़ और पागल, यही याद रखना है, अपने मन से कोई कारण नहीं बना है। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो सेक्शन कह रहा है ये 3 ही कारण कह रहा है और 3 ही कारण स्पेशल है। ये प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में क्यों रहता है, बड़ा सेक्शन है, इसके है इजी, याद हो जाएगा। बस यही है कि अपने को याद इसको कैसे करना है कि आप पागल हो, जड़ हो या अवयस्क हो। मान लो आप मर गए, आपके बच्चे हैं, वो बच्चा या तो छोटा है या टाबर, आपकी अनुवांशिकता आ गई, आप पागल थे, बच्चा भी पागल पैदा हो गया, तो वो पागलपन से जब दूर जाएगा तब उसका परिसीमा काल, विहित काल स्टार्ट होगा, तब तक वो एक्सटेंड होता रहेगा। बस सर, जैसे किसी 15 साल के बच्चे के साथ किसी ने ऑफेंस किया तो क्या उसका विधिक दायित्व 18 साल के बाद में उत्पन्न होगा? किसका? वो तो मैं ये सिविल की बात कर रहा हूँ, आप क्रिमिनल की बात कर रहे हो। नहीं, ऐसा है वो। हाँ, ऐसा नहीं उसका होगा। कोई लेना देना नहीं। उसका कोई लेना देना तो उसके विधिक प्रतिनिधि सिविल में मान लो आप भूमि का बात है, ठीक है, मान लो आपकी भूमि है, आप पागल हो गए, किसी ने कब्जा कर लिया, आपके बच्चे हुए, वो भी पागल हो गए, या आपका बच्चा अभी 14-15 साल का, तो उसके कब्जे के लिए, कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए, ठीक है, अविधिपूर्ण उसको बेकब्जा किया है, उसको कब्जे को पुनः प्राप्ति के लिए जो वाद है आपका बेटा वो 18 साल बाद लाएगा। जब वो 18 साल का हो जाएगा, या अगर पागल है वो समझदार हो जाएगा दवाई ववाई लेके, तब वो वाद लाएगा। कई बात समझ? ठीक है, ठीक है। इसका सेक्शन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, ये थोड़ा देखेंगे। विधिक निर्योग्यता, लीगल डिसेबिलिटीज, where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned a minor or insane or idiot। इंग्लिश में माइनर, इंसेन और इडियट, ये 3 चीजें याद रखनी, ठीक है। इडियट, माइनर, इंसेन और इडियट, ये 3 वर्ड याद रखना ही है अपने को, ठीक है। He may institute the suit or make the application within the same period after the disability has ceased as would otherwise have been allowed from the time specified therefore in the 3rd column of the schedule। जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जैसे वाद संस्थित करने का या डिक्री के निष्पादन करने के लिए आवेदन करने का हक हो और उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है, अप्राप्तव्य है, पागल है, जड़, ठीक है, वहां इस निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के 3रे स्तंभ में तदर्थ विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता है, ठीक है।
मतलब जब उसकी निरोग्यता समाप्त हो जाएगी, अप्राप्त नहीं रहेगा, पागल नहीं रहेगा, जड़ नहीं रहेगा, तब से उसका परिश्रम काल स्टार्ट हो जाएगा, जो अपन ने समझा। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वेयर सच पर्सन is at the time from which the prescribed period is to be reckoned affected by two such disabilities, or where before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute the suit or make the application within the same period after both disabilities have ceased, as would otherwise have been allowed from the time so specified। जहाँ की ऐसा व्यक्ति उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है, ऐसी दो निरोग्यताओं से ग्रस्त हो, अथवा जहां की वो अपनी निरोग्यताओं का अंत होने के पूर्व किसी दूसरी निरोग्यता से ग्रस्त हो जाए, वहां वह दोनों निरोग्यताओं का अंत होने के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित आवेदन कर सकेगा जितना अन्यथा ऐसे भी निर्दिष्ट समय से अनुज्ञात है। मान लो कि दो ही साथ साथ में हो जाए, अवयस्कता उसकी पूरी होते ही वो पागल हो गया, तो भी वो जब दोनों ही निरोग्यता पूरी हो जाएगी ना, तब उसको माना जाएगा, ठीक है, तब उसका विहित काल स्टार्ट होगा। टाबर है, बच्चा है, मान लो 18 साल का होगा, तो 18 साल के बाद उसे सोच समझ आई, परिवार का बर्डन पड़ा या कुछ और रीजन रहे, जैसे वो पागल हो गया, दिमाग झुक गया उसका, मान लो एग्जाम में पास नहीं हुआ तो उसका दिमाग झुक गया, तो उसका जो ये डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का, वाद लाने का जो अधिकार है ना, वो कब से स्टार्ट होगा? जब से उसको वो दूसरी जो निरोग्यता उसको लगी है, जो पागलपन हुआ है ना, वो भी हट जाएगा तब से। बात आई समझ में? Where the disability continues up to the death of that person, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death, as would otherwise have been allowed from the time so specified। जहाँ की निरोग्यता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहे, वहाँ उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना या अन्यथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होगा। जो अपन ने समझा कि अगर आप मर जाते, आपको बच्चा करेगा बाद, और वो जो विहित काल है वो आपकी मृत्यु से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 is at the death of the person whom he represents affected by any such disabilities, the rules contained in subsection 1 and 2 shall apply। मतलब कि वही बात है, आप गुजर गए, आपका बच्चा पागल हो गया या कुछ और रीजन है, जो 3 डिसेबिलिटीज बताई, पागल, जड़, अप्राप्त, ठीक है, उसमें आपको जो फर्स्ट और सेकंड सबसेक्शन में जो जैसे अप्लाई हो रहा था ना, ऐसे ही अप्लाई होगा, मतलब वो सही हो जाएगा, उसके बाद विहित काल स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसेक्शन 5, वेयर ए पर्सन अंडर डिसेबिलिटी dies after the disability ceases, but within the period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death, as would otherwise have been available to that person had he not died। जहाँ की निरोग्यता के दिन कोई व्यक्ति निरोग्यता का अंत हो जाने के पश्चात किंतु उस काल के भीतर